ठीक है. Good afternoon, everyone. Today we will be discussing that what all are the risks involved in the e-payments. यानी जब आप कोई भी पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि ई पेमेंट्स क्या होती हैं. जब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करके, चाहे वो आपका फोन हो या मोबाइल या फिर आपका लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो, जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पेमेंट करते हैं या फिर अपने कार्ड के थ्रू स्वाइप करके पेमेंट करते हैं, तो उसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं पहले हम वो पढ़ेंगे. और फिर क्या क्या कैसे कैसे आप उनको सिक्योर कर सकते हैं, कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है आपको, ताकि यू कैन मेक इट श्योर कि आपका ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी ना हो. तो वो सब पढ़ेंगे. तो आज हम दो टॉपिक करेंगे. व्हाट आर द रिस्क एंड व्हाट आर द सिक्योरिटी मेजर्स यू कैन टेक while doing e-payments. Now let me go to my PPT. The first thing is fraud. अब आपने देखा होगा ई पेमेंट्स करते वक्त बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, जैसे कि आपका नंबर कहीं और चला जाता है, हैक कर लिया जाता है, पेमेंट पूरी नहीं होती है. तो इस तरीके के कुछ फ्रॉड्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं. तो हम एक एक करके उन फ्रॉड्स के बारे में पढ़ते हैं. So let me first discuss that what is fraud. So in e-payment, all the information such as credit card number, password, etc. are transmitted over internet. तो e-payment में fraud का क्यों चांस होता है? क्योंकि आपके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, CVV, expiry date, your name, everything is transmitted using internet. और इंटरनेट के थ्रू जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो बीच में फ्रॉड होने का डर रहता है. इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क एंड इज सस्पेक्टेबल टू अटैक्स फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज. तो ये एक पब्लिक नेटवर्क होता है. मैंने बताया था इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट. तो इंटरनेट जो होता है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, सबको अवेलेबल होता है. तो जब इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो सस्पेक्टेबल होती है अटैक्स के, यानी बाहर से उस पर अटैक हो सकते हैं. An e-payment system offering 100% security is impossible. यानी चाहे हम कितना ही ध्यान रखें, 100% सिक्योरिटी कोई भी सिस्टम हमें नहीं दे पाता, और एटलीस्ट अनअफोर्डेबल. और अगर हमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है तो ऑफ कोर्स इट कम्स विद अ कॉस्ट. वो आपकी कॉस्ट में ऐड कर देता है और इतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते. सो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स आर prone to fraud. The common type of e-payment frauds are identity theft. Identity theft का मतलब है a customer use a card number to fraudulently purchase products or services. Identity theft can be defined as the misuse of personal data or documents in order to impersonate another individual to commit illicit activities. यानी आपकी आइडेंटिटी यूज करके अगर कोई और ट्रांजैक्शन करता है, सपोज आपकी UPI ID से, सपोज आपका पासवर्ड किसी के पास है आपकी आईडी का, या फिर आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन और लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी और के पास है, तो आपकी आइडेंटिटी को थीफ उसको वहां से चोरी कर सकता है. इसीलिए आइडेंटिटी को बचा के रखना बहुत जरूरी है, यानी लॉगिन और आईडी और पासवर्ड आपको अपना संभाल कर रखना. सेकंड तरीके का थ्रेट है फिशिंग. Attackers use fraudulent emails and internet sites to lure consumers into revealing personal financial info. अब क्या होता है कि कई बार आपके पास लिंक्स आते हैं अजीब अजीब से कि आपने इतने करोड़ का कोई कैशबैक जीता है, या फिर आपकी कोई लॉटरी लगी है. इस तरीके के जो फ्रॉडुलेंट मैसेजेस, ईमेल्स आते हैं, उसमें कुछ लिंक होते हैं जिस पे आप क्लिक करते हो और आपसे आपकी आइडेंटिटी मांगी जाती है. आजकल फेक पेजेस भी बन रहे हैं. उसमें क्या होता है,
कि जैसे एसबीआई में मुझे लॉगिन करना है तो उसी तरीके से एक एसबीआई के लॉगिन जैसा ही वो पेज डिजाइन कर देते हैं जो उनका पर्सनल पेज होता है, और उसमें जब आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो वो किसी और के पास चली जाती है, उसको फिशिंग कहा जाता है। तो आजकल इस तरीके के फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं मार्केट में। नेक्स्ट है स्किमिंग। Another popular form of attacks is the unnoticed duplication of electronic data from a payment card. कभी कभी क्या होता है कि आप पेमेंट कर रहे हैं या एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, उसका डुप्लीकेट बना दिया जाता है। जैसे ही आपने इंसर्ट किया उसका डुप्लीकेट बन गया, या फिर उस नंबर को सेव करके उससे दोबारा ट्रांजैक्शन की गई। तो इस तरीके के फ्रॉड को हम स्किमिंग कहते हैं। और लास्ट तरीके का फ्रॉड है डिनायल ऑफ सर्विस। A customer falsely claims that he or she did not receive a shipment. कभी कभी क्या होता है कि आप ऑर्डर कर देते हैं, पेमेंट आप नहीं करते हैं ये कह के कि हमें शिपमेंट नहीं मिली या हमें डिलीवरी नहीं हुई, जबकि डिलीवरी हो जाती है। तो इस तरीके के फ्रॉड्स भी ई पेमेंट्स में आते हैं। कभी कभी पेमेंट हो जाती है लेकिन डिलीवरी नहीं करता है, या सामने वाला मर्चेंट डिलीवरी नहीं करता, तो उसको भी डिनायल ऑफ सर्विस में हम इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन पांचों चीजों में से किसी को कुछ पूछना है तो एक बार पूछ सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट रिस्क है डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन। डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जिस ट्रांजैक्शन में दोनों पार्टीज अग्री नहीं होती या सेम अमाउंट पे अग्री नहीं होती। In the case the credit card is misused by someone else, it is very difficult to receive a refund. Using a credit card, especially remotely, introduce an element of risk as the card details may fall into the wrong hands, resulting in fraudulent purchases on the card. कभी कभी क्या होता है डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन में, यानी अब दोनों पार्टीज अग्री नहीं है, यानी एक पार्टी ने तो ट्रांजैक्शन कर दिया लेकिन जब ट्रांजैक्शन किया गया तो वो दूसरी सही पार्टी नहीं थी। सपोज मेरा कार्ड चोरी हो गया, अब उस चोरी हुए कार्ड से किसी ने परचेजेस कर ली, मैंने जाके कंपनी को सू कर दिया कि मेरे कार्ड से अनऑथराइज्ड पेमेंट हुई है, तो उसमें वो रिफंड होना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हुई तो ओरिजिनल कार्ड से है। वो कैसे पता लगाएंगे कि मैं ही करके डिनाई कर रही हूँ या फिर मेरा कार्ड चोरी हो गया है। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शंस की प्रॉब्लम आती है ई पेमेंट में, क्योंकि आपके कार्ड चोरी हो सकते हैं और अगर आप इमीडिएटली ब्लॉक नहीं कराते हैं तो उनका मिसयूज भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है आपने, अब आप सही पार्टी हैं, आपने अपने कार्ड को यूज किया है लेकिन जिसका अकाउंट नंबर आपने एंटर किया है वो गलत कर दिया है गलती से, तो इस तरीके की पेमेंट भी रिवर्स होना बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी कभी आपको जिसके अकाउंट में पैसा गया उसी से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आपको पैसा रिफंड किया जाए। बैंक की तरफ से आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाता अगर आपने वैलिड बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एनोनिमिटी। The information about all the transactions, including the amount, the time and the recipient, are stored in the database of the payment system. This is both the benefit and risk for using the e-payment.
अब रिस्क भी है, बेनिफिट भी है, यानी एनोनिमिटी नहीं रहती। एनोनिमिटी का मतलब है कि अनजान नहीं रहते आप। आप जब कोई पेमेंट करते हैं, अगर मैं कैश से पेमेंट करूंगी तो वो कैश कहाँ गया, किसके हाथों से गया, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं ई पेमेंट कर रही हूँ तो उसमें लैक ऑफ एनोनिमिटी होता है, यानी उसमें इजीली ट्रैक हो सकता है कि किस मिनट पे किसके द्वारा क्या पेमेंट की गई है। तो ये एक रिस्क भी है, बेनिफिट भी है। बेनिफिट इसलिए है कि आप हर चीज का ट्रैक रख सकते हैं कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, किस टाइम गया। लेकिन एक ये नुकसान भी है कि आप बाकी की जिसको आप इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते उसके पास भी इंफॉर्मेशन चली जाती है कि ये पैसा कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कुछ शॉप्स पे लोग आपसे ई पेमेंट नहीं लेना चाहते क्योंकि वो उनका फीड हो जाता है कि उन्होंने इतने पैसे लिए हैं। लेकिन अगर वो कैश लेते हैं तो वो ब्लैक मनी की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये एक रिस्क है। नेक्स्ट, पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट। Payment conflicts often arise because the payments are not done manually, but by an automated system can cause errors. This is especially common when payment is done on a regular basis to many recipients. तो कभी-कभी क्या होता है कि जब मशीनरी इन्वॉल्व होती है तो मशीनरी की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। आपने एक भी डिजिट अगर गलत किया तो वो पूरा अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। सपोज आपने एक जीरो ज्यादा लगा दी या जीरो कम लगा दी, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको हम पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम्स जब ज्यादा आती है जब आप डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा ई पेमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट है बायर्स हैबिट। द बिगेस्ट रिस्क ऑफ ई पेमेंट्स is that they encourage people to spend money that they don't have। यानी ई पेमेंट जो है वो तो डेबिट कार्ड से तो होती ही है, वो क्रेडिट कार्ड से भी होती है। अब क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि हम लोगों को एनकरेज करते हैं कि आपके पास अगर पैसा नहीं भी है तो भी आप ये चीज खरीद लो और बाद में आप पेमेंट कर देना। Am I right? क्रेडिट कार्ड में यही होता है, आपको अभी पैसा नहीं देना, बिल भरना है 50 दिन बाद, 60 दिन बाद, और आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना। उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत से लोग एक्स्ट्रा मनी खर्च कर देते हैं, ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं, क्योंकि अभी तो पैसा नहीं है, मजे मजे में खर्च कर दिया, बाद में भरते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बायर की हैबिट बन जाती है ज्यादा पैसा खर्च करने की। तो ये एक रिस्क है। और लास्ट रिस्क है टेक्नोलॉजी फेलियर्स। टेक्नोलॉजी फेलियर्स का मतलब है जब आप पेमेंट कर रहे हैं, कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी कभी इंटरनेट डाउन हो जाता है, कभी कोई और प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती। कभी कभी पैसा डिडक्ट हो जाता है, आगे नहीं पहुंचता। तो ये सारी चीजें ई पेमेंट सिस्टम में इन्वॉल्व है और हमें इन चीजों का सामना करना पड़ता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिस्क में से तो वो आप पूछ सकते हैं। Kamaljeet is asking about second and fourth point. सेकेंड एंड फोर्थ पॉइंट फ्रॉड में से या फिर टोटल में से। अगर फ्रॉड में से पूछ रहे हैं तो आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है जब आपके कार्ड को यूज करके या आपकी आइडेंटिटी यूज करके कोई और ट्रांजैक्शन करे आपके नाम से, वो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब है कि आप ई पेमेंट करके
मना कर दें कि आपके पास डिलीवरी नहीं हुई और दोबारा कोई प्रोडक्ट डिलीवर करा लें, या फिर आप अगर मर्चेंट की साइड से फ्रॉड हो रहा है तो वो पेमेंट लेके ये कह सकता है कि पेमेंट नहीं हुई है और हम डिलीवरी नहीं कर रहे, या फिर पेमेंट लेके भी डिलीवरी ना करे, तो यानी अपनी सर्विस को डिनाई कर देना, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ई पेमेंट्स। कैश होता है तो वो तो एक हाथ से कैश लेते हैं, दूसरे हाथ से प्रोडक्ट दे देते हैं, उसमें इतने रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। एनी अदर क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? Any doubt in any of the rest? ठीक है, स्किमिंग और सेकंड पॉइंट। स्किमिंग का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा को डुप्लीकेट बना लिया जाए। जैसे आपने कहीं पे एंटर की अपनी डिटेल्स, अकाउंट की डिटेल्स, और उसी को कॉपी करके मैंने कहीं और ट्रांजैक्शन कर लिया, दैट इज स्किमिंग। फ्रॉड्स जो करते हैं, फ्रॉडुलेंट्स जो होते हैं, वो आपके कई बार आपने देखा होगा एटीएम, कई बार केस भी आता है, इस पे टीवी पे न्यूज आती है कि एटीएम में आपने कार्ड डाला, पैसे लेके आप चले गए, कार्ड आप ले गए और उसमें कोई ऐसी मशीन लगी थी जिससे आपके कार्ड का डुप्लीकेट बना लिया गया और आपका पिन नंबर भी चोरी कर लिया गया, वो स्किमिंग होती है। फिशिंग का मतलब होता है कि आप कोई ऐसी नकली वेबसाइट बना दें जिसमें लोगों को अपना डेटा एंटर करना पड़े और वहां से आप चुरा लें। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट। सिक्योरिटी कंट्रोल्स। अब आपको कौन कौन से कंट्रोल्स या कौन कौन सी सिक्योरिटी सिस्टम लगाने की नीड है ताकि आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। The first control you can apply is the virus control. वायरस आपके ट्रांजैक्शंस को भी बचाता है, आपकी आइडेंटिटी को भी बचाता है और आपके सॉफ्टवेयर्स को भी बचाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने कंप्यूटर में एक अच्छा एंटीवायरस रखें ताकि आपकी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी कंट्रोल। क्लाइंट कंप्यूटर नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड against possible threat of violation of integrity of information exchanged by it. In order to ensure that the information has not been changed during the transmission process. Integrity control का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ से आपको कोई इंफॉर्मेशन भेजी है तो वो बीच में
आप तक पहुंचने से पहले ऑल्टर ना हो जाए, यानी उसमें कोई चेंज ना किया जाए। तो इंटीग्रिटी कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम होता है जो ये इंश्योर करता है कि एक जगह से जो मैसेज जा रहा है दूसरी जगह वही उसी फॉर्म में पहुंचे। सपोज यहाँ से मैंने आपको 5,000 की पेमेंट कर दी है, आपके पास सिर्फ 2,000 रुपए पहुंचे हैं, तो वो इंटीग्रिटी कंट्रोल नहीं है। इंटीग्रिटी कंट्रोल का मतलब है 5,000 भेजने पर 5,000 रुपए ही रिसीव होने चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल फॉर सर्फिंग इनलेजिटिमेट वेबसाइट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं वो थ्रेट वाली होती हैं, जिनमें वायरस होते हैं। इसीलिए जब भी आप अपने कंप्यूटर से कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें आपने देखा होगा नॉट सिक्योर लिख के आता है किसी किसी वेबसाइट के ऊपर, यानी वो आपके लिए सिक्योर नहीं है, वहां से आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। तो कंप्यूटर्स में आजकल यूजुअली बिल्ट इन होता है ये फीचर कि आपका ब्राउजर आपको इलेजिटिमेट वेबसाइट पे सर्फ करने से रोक ले। नेक्स्ट है privacy of the transaction information. One of the ways to prevent attacks on transaction information is to encrypt it before sending it on the internet. कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें इंटरनेट पे जाने से वो पब्लिक डोमेन में चली जाती हैं और हम चाहते हैं कि उसका एक्सेस किसी और के पास ना जाए। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एनक्रिप्शन एक तरीके की सिक्योरिटी है जो अलाउ करती है कि हम अपना इंफॉर्मेशन, अपनी डेटा और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स एनक्रिप्ट करके आगे भेजें। एनक्रिप्ट होता है कोडिंग करना। तो एनक्रिप्शन आपने देखा होगा कि जैसे मुझे अगर कोई फाइल भेजनी है आगे, तो मैं उस पे एक पासवर्ड लगा के भेजूंगी और बाद में जिसके पास भेजी है वो उसको डिक्रिप्ट कर लेगा यूजिंग द सेम पासवर्ड। तो इससे मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी फाइल कोई और ओपन नहीं कर सकता जिसके पास मेरा पासवर्ड नहीं है। This is privacy of transaction information. Next है integrity of transaction information. E-commerce involves a client browser sending the payment information, order information and payment instruction to commerce server, and commerce server responding with an electronic confirmation of the orders and details. Integrity violation occurs whenever a message is altered while in the transit between the sender and receiver. तो यहाँ पर दोबारा इंटीग्रिटी की बात हुई है। जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन भेजते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं तो यू हैव टू मेक इट श्योर कि वो जिस तरीके से, जिस फॉर्म में एक कंप्यूटर से निकली है उसी फॉर्म में दूसरे कंप्यूटर में पहुंचेगी। दिस इज नोन एज द इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल एंड ऑथेंटिकेशन। Access control and authentication refers to controlling those who have an access to e-commerce server and what is done to the resources on the e-commerce server. Both physical access control and the logical access control mechanism can be used for access control and authentication. यानी you have to make it sure कि कोई भी अगर मेरे कंप्यूटर को यूज कर रहा है तो वो ऑथेंटिक है या नहीं, क्या उसको मेरे कंप्यूटर को या मेरी वेबसाइट को यूज करने की परमिशन है या नहीं, या ऑथेंटिकेशन है या नहीं,
उसको एक्सेस कंट्रोल देना है या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो आपको कुछ लोगों को परमिशन देनी पड़ती है कि कौन कौन उसको यूज कर सकता है, कौन कौन उसको नहीं कर सकता। जैसे मैं आपके साथ पीपीटीज शेयर करती हूँ, तो पीपीटीज में वो मुझसे पूछता है कि किस किस को एक्सेस देना है। अगर मैं चाहूंगी तो मैं सिर्फ कुछ ईमेल आईडीज को ही एक्सेस दूंगी, बट मैं ओपन एक्सेस कर देती हूँ ताकि आप में से कोई भी मेरी पीपीटी पढ़ सकता है। दैट इज एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द रिस्क एंड ट्रेन योर स्टाफ। यानी अगर आप चाहते हैं कि रिस्क अवॉइड हो तो उसके लिए आपको पहले तो अलग अलग तरीके के जो रिस्क आपके कंप्यूटर को, आपके ट्रांजैक्शन को, आपके डेटा को और इंफॉर्मेशन को जो जो रिस्क हो सकते हैं, पहले तो आपको समझना जरूरी है कि कौन कौन से रिस्क आपके लिए हैं। दूसरी चीज, आपको अपने स्टाफ को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देनी है ताकि वो रिस्क को मिनिमाइज कर सके और अच्छे से टैकल कर सके। तो ये है कुछ सिक्योरिटी कंट्रोल्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेलेक्ट द राइट एक्वायरिंग बैंक एंड मर्चेंट सर्विसेज। यानी जब आपको लगता है कि आपकी इंफॉर्मेशन कहीं लीक हो सकती है, तो क्यों ना आप एक सही मर्चेंट को चूज करें, क्यों ना सही बैंक को चूज करें। इसीलिए जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उससे पहले उनकी ऑथेंटिकेशन और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करना जरूरी है कि कोई भी बैंक किस तरीके की सिक्योरिटी आपको देता है। कोई भी मर्चेंट, जैसे मैं अगर किसी एक वेबसाइट पे अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर रही हूँ, जैसे मुझे अमेज़न पे भरोसा है कि मेरी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी, तो वो मैं वहीं से ट्रांजैक्शन करती हूँ। तो यू हैव टू मेक इट श्योर कि जिसके ऊपर आपको भरोसा है, जहां पर आपको लगता है कि आपकी इंफॉर्मेशन और आपकी प्राइवेसी का ब्रीच नहीं होगा, वहीं से आपको ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप एसेंशियल वेबसाइट कंटेंट। A website must include privacy, shipping, return and refund policy। यानी आप जब किसी भी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पहले उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज चेक कर लेनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपका डेटा आगे किसी कंपनी को बेच रहे हैं। शिपिंग अच्छे से हो जाएगी या नहीं होगी, रिटर्न वो लेते हैं या नहीं लेते हैं, और क्या पैसा रिफंड कर सकते हैं या नहीं करते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि सामने वाली वेबसाइट इतनी केपेबल नहीं है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मामले में इतनी सेफ नहीं है, तो आपको उस वेबसाइट के साथ कंटेंट शेयर नहीं करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है। नेक्स्ट है concentrate on risk reduction. A properly established sales order process will help address a number of risk concerns. E-tailer should indicate or highlight required transaction feeds and verify card and cardholder data that they receive from the customer over the internet. यानी अगर आप एक मर्चेंट हैं, आप एक शॉपकीपर हैं और आप से किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीदा है,
क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स डाली हैं, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? एक ओटीपी भेजकर, ईमेल भेजकर, ताकि आप रिस्क को कम कर सकें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है design and implement internal fraud prevention structure. The profitability of e-commerce store depends on the internal strategies and controls of minimizing fraud. A risk management structure combined with the intelligent transaction control will help in avoiding the fraud related losses. यानी अगर आपकी कोई कंपनी है, आप ई पेमेंट्स लेते हैं और ई पेमेंट्स करते हैं, तो आपको एक इंटरनल फ्रॉड प्रिवेंशन स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। एक ऐसी टीम और ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो सिर्फ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के खिलाफ काम करता है। कोई भी अगर ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है तो वो जल्दी से डिटेक्ट कर सकता है और उतनी ही जल्दी उसको रिजॉल्व कर सकता है। So you must have an internal fraud prevention structure there in your organization. Next point है use fraud prevention tools. There are a number of fraud prevention tools to help reduce the risk exposure. यानी कोई भी इस तरीके का रिस्क अगर मार्केट में है, अगर आपको लगता है कि कुछ इस तरीके के फ्रॉड्स आजकल चल रहे हैं, तो आप कुछ टूल्स अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आप रिस्क के एक्सपोजर से बचे रहें। The most widely used among them are the address verification service. इसी तरीके का एक टूल है एड्रेस वेरिफिकेशन सर्विस, द कार्ड सिक्योरिटी कोड्स वेरीफाइड बाय वीजा एंड मास्टर कार्ड सिक्योर कोड्स। यानी जब आप कोई कोड डालते हैं तो वो बैंक से वेरीफाई भी करता है। जैसे अगर आपने अपना अकाउंट नंबर डाला है तो कई बार नाम अपने आप आ जाता है या आईएफएससी कोड अपने आप आ जाता है। वो कैसे आता है? वो आपके बैंक से वेरीफाई करते हैं उसी वक्त कि ये अकाउंट एग्जिस्ट करता है, किसके नाम पे एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके के कुछ टूल्स होते हैं जैसे एड्रेस वेरिफिकेशन सर्विस और कार्ड सिक्योरिटी कोड्स। लास्ट पॉइंट है अप्लाई फ्रॉड स्क्रीनिंग। When properly implemented, the screening of online card transactions can help minimize fraud for large ticket items and for high risk transactions. यानी एक स्क्रीनिंग होती है फ्रॉड के लिए, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जब किया जाता है तो वो एक फेज से गुजरता है, एक गेटवे से गुजरता है जहां पर उसकी स्क्रीनिंग की जाती है कि यहाँ पर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। उसको हम अप्लाइंग द फ्रॉड स्क्रीनिंग कहते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आप अपना सकते हैं इफ यू वांट टू अवॉइड द रिस्क और मिनिमाइज द रिस्क। इनमें से कोई क्वेश्चन है तो यू कैन सिंपली आस्क। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि पेमेंट फेल होने पर अगर पैसे कट जाए और बैंक रिफंड नहीं करे तो पैसे रिकवर होंगे या नहीं। अगर आपकी तरफ से पेमेंट फेल हो गई है, पैसे कट गए हैं, तो बैंक उसको जरूर रिफंड करेगा। लेकिन अगर पेमेंट हो गई है और किसी और के अकाउंट में चली गई है तो वो रिफंड नहीं होगा। समझ रहे हैं आप?
एक पेमेंट फेल होने का होता है, एक पेमेंट सक्सेसफुल। अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है और किसी और के अकाउंट में चले गए हैं तो बैंक यूजुअली रिफंड नहीं करते हैं। अगर आपकी तरफ से पेमेंट फेल हो गई है तो भी पैसे कट गए हैं तो बैंक उसको रिफंड कर देगा। Any other question? Third point. Point. Control for surfing illegitimate. Sorry, ये illegitimate को इजाजत नहीं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसको एक्सेस करने से आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता नॉट सिक्योर होती हैं। ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आपको एक वार्निंग दे दे कि कंप्यूटर को खतरा हो सकता है।